हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर पेरेंटल केयर। सबसे पहले इसमें कंटेंट के बारे में देखिए। अपनी ये जो विषय वस्तु है इसको अनेक टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। फिर इन टॉपिक्स की 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में सबसे पहला अपना टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, एम्फीबिया का इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर सेकेंड है टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर, फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल केयर, फिर फोर्थ होगा अपना डेफिनेशन ऑफ पेरेंटल केयर, फिर फिफ्थ होगा मेथड ऑफ पेरेंटल केयर, फिर सिक्स्थ या लास्ट टॉपिक होगा अपना मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ पेरेंटल केयर। फिर हम पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया के अंदर पेरेंटल केयर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो एम्फीबियन होते हैं एम्फीबियन क्या होते हैं और इनका हैबिटाट कैसा होता है ना। ये कहाँ से एम्फीबिया का विकास या उनकी उत्पत्ति होती है, वो कहाँ से हुई है, इनका हैबिटाट कैसा है, थोड़ा एम्फीबियन के बारे में देख लेते हैं। एम्फीबियन मूल रूप से जल में रहने वाले जंतुओं से विकास हुआ है। एम्फीबियन का जलीय जंतुओं से इनका विकास हुआ है और ये जलीय जंतु स्थल पर या पृथ्वी पर आने का एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी ये एम्फीबियन स्थल पर ज़रूर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन इन्हें जलीय आवास से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिला है और इसलिए इन्हें अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था के लिए, विशेष रूप से प्रजनन या ब्रीडिंग के लिए, इन्हें जल में या पानी में आना ही पड़ता है। और प्रजनन के बाद ये अपने अंडे पानी में देते हैं, जहां अंडों के भीतर विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती है और विकास होने के बाद इनसे लार्वा का विकास होता है। उस लार्वा में फिर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के बाद इसमें फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है और ये फ्रॉग फिर पुनः स्थल पर लौट आते हैं, ठीक है। एम्फीबियन आर चेन्ड टू द वाटर। जो एम्फीबियन होते हैं वो आज भी पानी से बंधे हुए होते हैं। क्लास एम्फीबिया इंक्लूड एनूरा, यूरोडेला एंड एपोडा। जो क्लास एम्फीबिया होता है इनको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनूरा, सेकंड है यूरोडेला, थर्ड है एपोडा। जो फर्स्ट है एनूरा इसका ऑर्डर है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर टैल्स एब्सेंट होती है, एडल्ट में टैल एब्सेंट होती है। यूरोडेला के अंदर जो एडल्ट में टैल प्रेजेंट होती है और एपोडा के अंदर जो पैर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ऑल दिस ग्रुप ऑफ एम्फीबियन शो सर्वल मेथड टू प्रोटेक्ट देयर एग अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज एंड यंग वन बिकॉज द लेफ्ट फ्यू एग्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इनेमीज एंड अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। ये एम्फीबियन अपने अंडों एवं शीशों की देखभाल के लिए कई तरह की विधियों का प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं विधियों को हम पेरेंटल केयर कहते हैं। पेरेंटल केयर के द्वारा ये एम्फीबियन न केवल अपने एग्स की देखभाल करते हैं बल्कि शीशों की देखभाल भी करते हैं और ये देखभाल इसलिए भी होती है कि अंडों को और शीशों को प्राकृतिक शत्रुओं से ये प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ अंडों एवं शीशों के विकास के लिए इन्हें प्रतिकूल वातावरण से भी पूरी तरह सुरक्षित रखना होता है, ठीक है। अब है अपना अगला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर। टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर के अंदर देखो, जो अपना फर्स्ट है मैटरनल केयर। मैटरनल केयर के अंदर ओनली फीमेल इज इन्वॉल्व इन केयर। जो फीमेल होती है वही क्या मैटरनल केयर के अंदर पेरेंटल केयर की जो प्रोसेस होती है वो फीमेल के द्वारा ही होती है, मेल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। सेकंड है पैटर्नल केयर, ओनली मेल इज इन्वॉल्व इन केयर। जो पेरेंटल केयर की प्रोसेस होती है उसमें मेल के द्वारा ही पेरेंटल केयर किया जाता है। अपने अंडों शीशों की देखभाल सिर्फ मेल के द्वारा ही की जाती है, फीमेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। फिर है बाई पेरेंटल केयर, मेल और फीमेल बोथ इन्वॉल्व इन केयर। मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दोनों साथ साथ भी पेरेंटल केयर की प्रोसेस कर सकते हैं और अल्टरनेट एक के बाद एक भी पेरेंटल केयर की प्रोसेस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल केयर। इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा इट इज़ एक्वायर्ड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स द्वारा उपार्जित व्यवहार होता है ये, ठीक है। सो
डाइवर्सिफाइड मेथड ऑफ पेरेंटल केयर, पेरेंट्स केयर की विधि में विविधता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट फ्रॉम दियर प्रीडेटर, पेरेंट्स शत्रुओं से रक्षा और सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा और सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, इनसे जीने के अवसर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्राकृतिक जिम्मेदारी की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अपना फिर अपन देखेंगे डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर की डेफिनेशन, पेरेंटल केयर मीन्स द नर्सिंग ऑफ एग एंड यंग वन बाय देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा अपने अंडों और शिशुओं की देखभाल करना पेरेंटल केयर कहलाता है। अंडों व शिशुओं का पेरेंट्स के द्वारा तब तक देखभाल करना जब तक वह स्वतंत्र जीवन यापन करने व शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाते, पेरेंटल केयर कहलाता है या पैतृक रक्षण कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एनी बिहेवियर पैटर्न इन विच ए पेरेंट इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन फीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग दियर एग एंड यंग वन इज कॉल्ड पेरेंटल केयर, पेरेंट्स का वह व्यवहार जिसमें अंडों शिशु की सुरक्षा एवं भोजन हेतु समय एवं श्रम का नियोजन किया जाता है, यह पेरेंटल केयर कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी एन एसोसिएशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग सो एज टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वन, पेरेंट्स एवं शिशुओं के मध्य का वह पारस्परिक संबंध जिसमें शिशुओं के जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी ऑल द पोस्ट स्पॉनिंग केयर अफोर्डेड बाय द पेरेंट्स इज कॉल्ड पेरेंटल केयर, पेरेंट्स के द्वारा अंडे देने के बाद का उनकी की जाने वाली देखभाल संबंधी व्यवहार पेरेंटल केयर कहलाता है। फिर है मेथड ऑफ पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर के मेथड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के द्वारा पेरेंटल केयर की प्रोसेस कैसे की जाती है, जो एम्फीबियंस होते हैं अपने बॉडी या अपने शरीर से अटैच करके अपने एग या अपने अंडों शिशु को अटैच करके, है ना, और अपने अंडों शिशु की देखभाल की जाती है, वो डायरेक्ट मेथड में आएगा। और इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट केयर में आएगा अपनी बॉडी से दूर रखकर और विभिन्न तरीक़ों से अपने अंडों शिशु की देखभाल की जाती है, वो इनडायरेक्ट केयर के अंदर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट केयर के अंदर ये मेथड है, उनको अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहला है अपना कॉइलिंग अराउंड द एग मास, अंडों के चारों ओर कुंडलन बनाकर उनकी रक्षा करना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आएगा। ठीक है, शरीर बॉडी से अटैच हो रहे हैं। ठीक है, फिर अब बाइंडिंग या स्टिकल एग ऑन बॉडी के ऊपर अपनी अंडों को बाइंड करके उनकी देखभाल करना, बाइंडिंग या स्टिकिंग एग ऑन बॉडी आएगा। ठीक है, बॉडी के ऊपर अंडों को बाइंड करना है, चिपकाना। ठीक है, इस तरीके से जो देखभाल होती है वो बाइंडिंग मेथड में आएगी। फिर थर्ड है ब्रूड पाउच, बॉडी का कोई भी भाग जो ब्रूडिंग के लिए यूज किया जाता है वो ब्रूड पाउच के अंदर होगा। फिर है डोर्सल पिट के अंदर जो फ्रॉग होते हैं उनकी जो डोर्सल सरफेस होता है उनमें पाउच का फॉर्मेशन हो गया, छोटे छोटे पिट का फॉर्मेशन हो गया, और उन पिट्स के अंदर एग दिए जाते हैं और फिर उन एग से लार्वा विकसित होते हैं, फिर ये लार्वा जलाशय में छोड़ दिए जाते हैं। तो डोर्सल पिट्स में ये होता है। फिर है कैरिंग एग्स, इनमें पीठ पर अपने जो एग होते हैं वो पीठ पर रखकर उनकी कैरिंग की जाती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है ओविपेरिटी या विविपेरिटी, इसके अंदर जो शिशु होते हैं उनका जन्म होता है। ठीक है, विविपेरिटी में तो शिशु का जन्म होगा, और ओविपेरिटी होती है उसमें अंडों का जो फीमेल होती है वो अपने अंडों को अपनी बॉडी के अंदर
रख कर उसका प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद में उन अंडों विकास होता है, वो उन अंडों के द्वारा अंदर होता है, विकास अंडों के अंदर होता है और फिर वो अंडे विकसित होकर शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, फिर है ट्रांसफरिंग द लार्वा टू वाटर। जो लार्वा का विकास होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो नम भूमि पर अपना जो अंडे देते हैं और उन अंडों में विकास होता है, फिर लार्वा विकसित होते हैं। लार्वा फिर वो जो अपने माउथ में एडल्ट होते हैं, अपने माउथ में लार्वा को चिपकाकर, अपनी पीठ पर चिपकाकर, और लार्वा का जो माउथ होता है वो चुष्ण माउथ होता है, जो अपनी पीठ पर चिपकाकर, एडल्ट अपनी पीठ पर चुष्ण माउथ के द्वारा चिपकाकर उसको कहाँ पे लेके जाता है, पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके अंदर ये होता है। फिर है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में अपनी बॉडी से दूर रहकर अपने अंडों शिशु की देखभाल करते हैं। फर्स्ट है मड नेस्ट, मतलब कीचड़ के अंदर जो नेस्ट का फॉर्मेशन करके उसमें अपने अंडों शिशु की देखभाल करना। फिर है फोम नेस्ट। फोम का मतलब होता है जहाग, जहाग जैसी जहाग बनाकर फिर उसमें अंडे दिए जाते हैं। इस तरीके से कैरिंग की जाती है, फोम नेस्ट का फॉर्मेशन करके की जाती है। फिर है ट्री नेस्ट। जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, उनकी पत्तियों पर, उनके लीफ या सूट भाग पर नेस्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, फिर उसके अंदर अंडे दिए जाते हैं, वो ट्री नेस्ट के अंदर आएंगे। फिर है जिलेटिनस बैग। फीमेल की बॉडी से एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता है जिससे जिलेटिनस बैग का फॉर्मेशन होता है और फिर इन बैग्स में अपने एग्स को रखा जाता है। ठीक है, फिर है फिफ्थ है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया। कुछ जो जीव होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, अपना जो ब्रीडिंग एरिया होता है, ब्रीडिंग एरिया में किसी को आने नहीं देते, उसकी सुरक्षा करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिटेल से पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में देखो, सबसे पहला मेथड है अपना मड नेस्ट। मड का मतलब होता है कीचड़, दलदल, दलदल वाले स्थान में नेस्ट का फॉर्मेशन करना। इसके अंदर अपन अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स होगा अपना हाइला फेबर। हाइला फेबर जो जीव है वो कैसे करता है फॉर्मेशन, मड फॉर्मेशन। देखो, फीमेल जलाशय के उथले नम व दलदल सतह पर गोलाकार मड नेस्ट बनाती है। नेस्ट के किनारे पानी की सतह से ऊपर उठे हुए होते हैं। फीमेल इनमें अंडे देती है जो जलीय परभक्षियों से सुरक्षित रहते हैं। अंडों के अंदर विकसित लार्वा बारिश में पानी के बहाव के साथ सुरक्षित जलाशय में पहुंच जाते हैं। इसके अंदर देखो बच्चों क्या होता है, जो फीमेल होती है वो कहाँ अंडे देती है, दलदल वाले भाग में, कीचड़ वाले भाग में अंडे देती है। ये देखो, इसने नेस्ट का, मड नेस्ट का फॉर्मेशन कर रखा है यहाँ पे, और इन मड नेस्ट में क्या अंडे दे रखे हैं। देखो इस तरीके से, ये जैसे जलाशय है, इसके अंदर, जलाशय के अंदर ये इस तरीके से अपने अंडे देती है। यहाँ पे इस मड नेस्ट का फॉर्मेशन कर लिया, इसके अंदर अपने फर्टिलाइज्ड एग को इसके अंदर रखती है। फिर यहाँ से लार्वा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और वो फिर जलाशय में लौट जाते हैं, पानी में लौट जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मड नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं ये। फिर सेकंड एग्जांपल है अपना रेकोफोरस। ये जलाशय के तट पर पानी की सतह से थोड़ा ऊपर नम मिट्टी में मड नेस्ट बनाते हैं तथा उसमें अंडे दिए जाते हैं। अंडों में विकसित लार्वा जलाशय में कूद जाते हैं। इसके अंदर देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम में देखो ये जलाशय है, जलाशय से थोड़ा ऊपर ये यहाँ पे इसने मड नेस्ट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, नेस्ट ऑन द मडी बैंक ऑफ द पॉन्ड। इसके अंदर फिर एग देता है ये जो फीमेल होती है फर्टिलाइज्ड एग इस नेस्ट के अंदर रखती है, मड नेस्ट के अंदर रखती है। फिर यहाँ पे इनका विकास होता है और उनसे लार्वा निकलते हैं और फिर ये लार्वा कहाँ पे कूद जाते हैं, इस पॉन्ड के अंदर कूद जाते हैं। ठीक है, जल में कूद जाते हैं। ठीक है, फिर जल के अंदर इनका विकास होता है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल अपना डेस्मोग्नेथस। इसके अंदर ये जलाशय के समीप नम भूमि में अंडरग्राउंड बूरो लाइक नेस्ट बनाते हैं जिसमें अंडे दिए जाते हैं। कभी कभी फीमेल अपने अंडे जलाशय की चट्टानों के नीचे, छोटे गर्त, शैवालों, अपघटित वनस्पतियों के अवशेषों में भी क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है। ये देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड
बुरो लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, बिल जैसी संरचनाएं बनाती है अंडरग्राउंड, और उसमें अंडे देती है, फिर वहाँ पे अंडों का विकास होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अपना सेकंड इनडायरेक्ट मेथड है फोम नेस्ट। फोम नेस्ट में देखो एक झाग जैसी फीमेल होती है, वो झाग जैसी संरचना बनाती है और उस झाग जैसी संरचना में अंडे देती है। फिर झाग जैसी संरचना उसका जो उसमें जो प्रोटेक्शन होता है, वो प्रोटेक्शन झाग जैसी संरचना डाल के अंडों में झाग जैसी संरचना मिला के उसमें प्रोटेक्शन करती है अपने अंडों का। ठीक है, फोम नेस्ट में होगा क्या, देखो इसमें एग्जांपल्स है रेकोफोरस केगली। कॉपुलेशन के समय फीमेल अपने क्लोइकल से बहुत अधिक मात्रा में क्लोइका से और बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीशन करती है तथा उससे अपने पिछले पैरों से मथ कर फोम बनाती है, झाग बनाती है। कोपुलेशन करते हुए मेल और फीमेल जलाशय के किनारे बूरो बनाते हैं, जिसे बिल बनाते हैं, जिसे मेल फीमेल फोम से भर देती है तथा उसमें अंडे रख देती है। विकसित होकर लार्वा जलाशय में चले जाते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है, फीमेल होती है जब कोपुलेशन करते हैं, मेल और फीमेल कोपुलेशन करते हैं तो फीमेल की बॉडी से क्लोइका वाले भाग से फीमेल की बॉडी में क्लोइका वाले भाग से चिपचिपा सिक्रीशन निकलता है और फिर इस सिक्रीशन को अपने पीछे वाले पैरों से मथ कर ये फोम बनाती है, झाग जैसी संरचना बनाती है। ठीक है, झाग बनाती है। फिर कोपुलेशन करते हुए मेल और फीमेल जलाशय के किनारे पर ही क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं और फिर उस बिल में जो फीमेल होती है उस झाग को उस बिल में भर देती है और फिर उसमें अंडे रख दिए जाते हैं। ठीक है, फिर अंडों से लार्वा का विकास होता है जो कूदकर इस जलाशय में चले जाते हैं। तो इसमें देखो ये जलाशय है, ये पॉन्ड है, पॉन्ड के थोड़ा ऊपर वाले स्थान पे क्या करते हैं, मेल, ये जो बूरो बनाया है मेल और फीमेल ने एक नेस्ट का फॉर्मेशन किया, फोम नेस्ट का। इसके अंदर क्या है, ये बूरो बनाकर इस बूरो को किससे, फोम से भर दिया पहले। ठीक है, फोम से भरने के बाद इसके अंदर इसमें अंडे दे दिए, एग्स दे दिए। एग देने के बाद इनको प्रोटेक्ट कर दिया फोम से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मतलब अपने प्रीडेटर पर भक्ष्यों से यहाँ पे सुरक्षा हो जाएगी क्योंकि ये जो फोम होता है ये टेस्टलेस होता है। ठीक है, इस तरीके से फोम नेस्ट का फॉर्मेशन करके अपनी अंडों की देखभाल ये करती हैं। फिर नेक्स्ट होगा फ्लोटिंग नेस्ट। कुछ फ्रॉग अपने एग को फोम नेस्ट में देते हैं और उस नेस्ट को जल में स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। पानी में फ्लोट करते हुए फोम नेस्ट में अंडे सुरक्षित रखकर विकसित होते रहते हैं। ये देखो, ये फोम नेस्ट होते हैं, कुछ जो फ्रॉग होते हैं वो फोम नेस्ट बनाते हैं, फ्लोटिंग फोम नेस्ट। ये झाग जैसी संरचनाएं है। ठीक है, फोम नेस्ट है तो यहाँ पे इसके अंदर अंडे दिए जाते हैं और फिर इस फोम नेस्ट को क्या पानी में छोड़ दिया जाता है। ये देखो, ये डायग्राम में ये क्या है, फोम नेस्ट है और इसके अंदर ये क्या, अंडे रखे गए हैं, फर्टिलाइज्ड एग रखे गए हैं। फिर फर्टिलाइज्ड एग रखने के बाद ये क्या, पानी में छोड़ दिए जाते हैं। ये फोम नेस्ट है, ये पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, पानी में छोड़ने के बाद ये पानी में तैरता रहता है, पानी की जो सरफेस होती है उस पर तैरता रहता है, स्वतंत्र तैरता रहता है। इस तरीके से फोम नेस्ट में अंडे सुरक्षित रखकर इनका ये विकसित होते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ट्री नेस्ट। ट्री नेस्ट में देखो जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, इनकी पत्तियों पर ट्री नेस्ट बनाते हैं या इनके जो सूट वाला भाग है उसको चिपका कर और उस पर नेस्ट बनाकर उसमें अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे लीफ नेस्ट, पत्तियों पर नेस्ट का फॉर्मेशन करना। फाइलोमेडुसा, ये जो एग्जाम्पल है फाइलोमेडुसा, ये पानी में झुकी हुई पेड़ों की पत्तियों की मार्जिन को ऊपर से मोड़कर शरीर द्वारा स्त्रावित चिपचिपे द्रव्य से चिपका देती है, जिससे पत्ती का आकार पैलेनुमा हो जाता है। इससे फीमेल झाग युक्त एग देती है। अंडों से लार्वा विकसित होकर पानी में गिर जाते हैं और उनका आगामी विकास जल में ही होता है। देखो बच्चों, ये जो दे रखा है
ये पेड़ है, ट्री की ये पत्ती है। जो जलाशय के समीप जो पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज पाई जाती हैं, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, इन ट्रीज को, ये जो जलाशय है, जलाशय के पास में ये क्या है, लीफ है, पत्ती है ना, और ये पत्ती है, इस पे ये जो इसकी लीफ है, इसको फीमेल की बॉडी से चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता है, और इस चिपचिपे पदार्थ से इस पत्ती को ये क्या मोड़ देती है, फोल्ड कर देती है ना, फोल्ड कर उसके अंदर फिर अपने एग्स को रखती है, फोम के साथ उस एग को रखती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो एग होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, और इन एग में ही फिर आगे का विकास होता है, और इनसे लार्वा विकसित होते हैं। फिर लार्वा विकसित होकर के इस पॉन्ड के अंदर कूद जाते हैं, या वर्षा के जल के साथ इस पॉन्ड में आ जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका आगे का विकास होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना रेकोफोरस मेलाबेरिकस या कायरोमेटिस हाइलोड्स। ये क्या होते हैं, पानी में झुकी हुई पेड़ों की पत्तियों की सतह पर फीमेल अपने एग्स को चिपका देती है, और जहाँ लार्वा विकसित होने के बाद ये पानी में गिर जाते हैं तथा उनका आगामी विकास जल में ही होता है। ये देखो, ये लीफ है, लीफ पर क्या इसने अंडे दिए हैं, अपने एग दिए हैं, बहुत सारे एग दिए हैं। लीफ नेस्ट का फॉर्मेशन किया है इसने, लीफ नेस्ट का फॉर्मेशन करके उसमें एग दिए हैं। एग देने के बाद ये इसमें लार्वा का विकास होगा। लार्वा विकास होने के बाद में ये क्या, यहाँ पे जो पॉन्ड होता है, जलाशय होता है, उसमें ये जो लार्वा होते हैं वो आज गिर जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे पॉन्ड में जल में उसके आगे का विकास होता है। फिर है सूट नेस्ट। सूट नेस्ट से मतलब होता है जो जलीय पौधे होते हैं, इनके जो सूट वाला भाग होता है, ये वाला सूट वाला भाग है। इस डायग्राम में देखो, ये सूट वाला भाग है। सूट वाले भाग को चिपका कर अपने जो फीमेल होती है उसके बॉडी से चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको ये जो फीमेल है उसकी बॉडी से जो सिक्रीट होने वाला जो चिपचिपा पदार्थ है उसको किससे चिपकाएगी, ये जो प्लांट है उन प्लांट्स के जो मार्जिन वाला भाग है उनको चिपकाकर यहाँ पे नेस्ट का फॉर्मेशन करेगी, और नेस्ट का फॉर्मेशन करके फिर उसमें अंडे दिए जाते हैं। देखो ट्राइटन, ये एग्जांपल है इसका, ट्राइटन। ये जलाशय तथा उसके मार्जिन में सूट को आपस में फिक्स कर उसे आपस में चिपका कर सूट नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सूट नेस्ट बनाते हैं तथा उसमें अपने अंडे देते हैं। अंत में इस सूट नेस्ट को जिलेटिनस सिक्रीशन के द्वारा कवर कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सूट नेस्ट के द्वारा अंडों की पेरेंटल केयर की जाती है। नेक्स्ट है होल नेस्ट। होल नेस्ट में देखो, ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के अंदर जो होल पाए जाते हैं, खोखले स्थान होते हैं ना, वहाँ पे अंडे दिए जाते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वहाँ पे रखे जाते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें लेंगे सबसे पहले हाइला स्पीसीज। ये जलाशय के किनारे स्थित वृक्षों या पेड़ के होल्स को नेस्ट के रूप में उपयोग में लेती हैं। अंडे देने से पहले उसे फोम से भर देती हैं। भर देने के पश्चात फीमेल उसमें अंडे देती है। उन अंडों से विकसित लार्वा या तो बारिश के साथ बहकर या स्वयं जलाशय के पानी में कूदकर चले जाते हैं। ये देखो, इसमें ट्री है और ये ट्री है, ट्री के अंदर ये होल बना हुआ है। इन होल में पहले तो ये फीमेल होती है, ये इस फोम से भर देती है, झाग से भर देती है इसको, और फिर उसके अंदर अपने अंडों को, फर्टिलाइज्ड एग को इसके अंदर रख देती है। इस तरीके से यहाँ पे अंडों को सुरक्षित रखा जाता है, और फिर इस अंडों के अंदर इनमें लार्वा विकसित होते हैं। लार्वा विकसित होने के बाद में ये जो पॉन्ड होता है, ये पॉन्ड में कूद जाते हैं, या बारिश के पानी के साथ ही बहकर ये लार्वा इस जलाशय में आ जाते हैं, और आगे का विकास इसका इस जलाशय में या पॉन्ड में कंप्लीट होता है। फिर एक है इसका हाइला अर्जिनेफिट्रिक्स। यह भी जलाशय के किनारे स्थित वृक्षों पर बने गड्ढों कैविटी ऑफ द ट्री को नेस्ट के रूप में उपयोग में ले करती हैं। अंडे देने से पहले फीमेल उसे हनी बी हाइव, हनी बी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते से वैक्स लाकर ट्री कैविटी में इनर सरफेस की कोटिंग कर उसे वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इसमें देखो क्या किया जाता है, जो
हनी बी है, हनी बी का जो छत्ता होता है वहाँ से ये वैक्स लाते हैं और उस वैक्स में जो पेड़ के जो कैविटी होती है, पेड़ के अंदर जो गड्ढा बना हुआ है, कैविटी बनी हुई है, उसके अंदर उस वैक्स की कोटिंग की जाती है। देखो इस डायग्राम में देखो, ये पेड़ है, पेड़ के अंदर ये गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। इस गड्ढे के अंदर ये वैक्स की कोटिंग की जाती है। जो येलो येलो दिखा रखा है ना, ये वैक्स है, वैक्स की कोटिंग की जाती है गड्ढे के चारों ओर, ठीक है। फिर इस गड्ढे के अंदर बारिश का पानी भर जाता है, ठीक है। ये वाटरप्रूफ बन जाता है, ठीक है। ये गड्ढा होता है वाटरप्रूफ बन जाता है और इस वाटरप्रूफ के अंदर, इस वाटरप्रूफ गड्ढे के अंदर क्या बारिश का पानी भर जाता है और फीमेल फिर क्या इसके अंदर अपने एग रखती है, अपने अंडे देती है, ठीक है। जब बारिश के पानी से वैक्स कोटेड कैविटी भर जाती है तब फीमेल उसमें अंडे देती है। इस तरह अंडे जलाशयों में रहने वाले परभक्षी जंतुओं से सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जिलेटिनस बैग। जिलेटिनस बैग का फॉर्मेशन करती हैं पहले फीमेल फ्रॉग, उसके बाद उसमें एग रखे जाते हैं। देखो फ्रेनिलेक्स बिरोई जो फीमेल फ्रॉग होती है अपने सिक्रेशन से ट्रांसपेरेंट सॉसेज शेप्ड जिलेटिनस बैग का निर्माण करती है तथा उसमें अंडे देकर उसे पानी में स्वतंत्र छोड़ देती है। इन जिलेटिनस बैग में अंडे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, विकसित होते हैं। लार्वा बैग को फाड़कर बाहर जलाशय में स्वतंत्र हो जाते हैं। ये देखो ये जिलेटिनस बैग है और इस जिलेटिनस बैग के अंदर ये क्या रखे जाते हैं, एग रखे गए हैं, फर्टिलाइज्ड एग, और यहाँ पे इनका विकास होता है, लार्वा निकलते हैं, लार्वा विकसित होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना सेलामेंड्रेला कैसिलेंगी। स्मॉल एक्वेटिक फीमेल सेलामेंडर अपने अंडों को जिलेटिनस बैग में देने के बाद उसे एक्वेटिक प्लांट से बांध देती है। इसके भीतर अंडे पूरी तरह सुरक्षित रहते हुए विकसित होते हैं। लार्वा बैग को फाड़कर बाहर जलाशय में स्वतंत्र हो जाते हैं। इसमें देखो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। इसके अंदर जो जिलेटिनस बैग है, इसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग रखे गए हैं वो ये जिलेटिनस बैग है किसी जल में पाए जाने वाले जो प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, उनसे बांध दी जाती है। इस डायग्राम में देखो ये जिलेटिनस बैग है, इस जिलेटिनस बैग में फर्टिलाइज्ड एग रखे गए हैं और ये जिलेटिनस बैग होता है, ये प्लांट की जो एक्वेटिक वनस्पति होती है, एक्वेटिक प्लांट, उनसे क्या है इस जिलेटिनस बैग को बांध देती है, ठीक है। बांध देने के बाद में ये फ्लोटिंग नहीं करता, ठीक है, एक जगह सुरक्षित रहता है। इस तरीके से इसमें सेलामेंडर के अंदर जिलेटिनस बैग के अंदर फर्टिलाइज्ड एग दिए जाते हैं और इसमें अंडों की देखभाल इस तरीके से की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया। कुछ प्रजातियों के फ्रॉग अपने ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया का निर्धारण कर उस क्षेत्र में अनेक जंतुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में फीमेल अपने अंडे देती है। कुछ जो ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, तो उस ब्रीडिंग सीजन में अपना ब्रीडिंग ग्राउंड निर्धारण कर लेती हैं कि ये अपना ब्रीडिंग ग्राउंड है और वहाँ पे दूसरे जो जंतु होते हैं उनको प्रवेश नहीं करने देती है। इस क्षेत्र में फीमेल होती है, फिर वो अंडे देती है, फिर वहाँ पे उन अंडों से लार्वा का विकास होता है, फिर आगे का डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट पेरेंटल केयर। डायरेक्ट पेरेंटल केयर मतलब अपने शरीर से अटैच करके, अपने अंडों और शिशुओं को अपने शरीर से अटैच करके फिर उनकी पेरेंटल केयर की जाती है, वो डायरेक्ट पेरेंटल केयर के अंदर इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले होगा बाय कॉइलिंग अराउंड द एग मास, अंडों के चारों ओर कुंडलित होकर रक्षा करना, ठीक है। एग रख दी जाते हैं, एग का जो एग मास होता है, एग मास के चारों ओर कुंडलन बना लिया जाता है, अपनी बॉडी का कुंडलन बनाकर फिर उसमें अंडों की सुरक्षा की जाती है, देखभाल की जाती है। इक्तियोफिस, एम्फीबियोमा, सेलामेंड्रा, पेथोंडन, प्लिंथोंडन फीमेल नम स्थानों पर बिल बनाकर उसमें अंडे देती है तथा दिए गए अंडों के चारों ओर कुंडलन बनाकर लिपटे रहकर उसकी संरक्षा करती है। वह अंडों को हैचिंग से पहले जलाशय में छोड़ देती है।
ये इख्तियोफिस है, ये डायग्राम के अंदर इख्तियोफिस है। ये अंडों के चारों ओर देखो इसने कुंडलन बनाया हुआ है, कुंडलन बनाकर ये अपने अंडों की देखभाल करती है। फिर नेक्स्ट है बाइंडिंग या स्टिकिंग एग ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर अपने अंडों को चिपका कर रखना, बाइंड करना, ठीक है, बांधना अपने अंडों को। इस तरीके से जो पेरेंटल केयरिंग की जाती है, देखो कैसे की जाती है, अंडों को शरीर से बांध लेना या चिपका लेना। एलाइटस टोड एग्जाम्पल है इसका, एलाइटस टोड मेल अपने अंडों को अपने पिछले पैरों के पास चिपका लेता है और जब अंडों से लार्वा बाहर निकलने वाले होते हैं तब वह पानी में डुबकी लगाकर उन्हें पानी में छोड़ देता है। इस तरह लार्वा पानी में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। ये इन डायग्राम्स में देखो, ये जो होते हैं मेल होते हैं, ये अपने पीछे वाले पैर हैं, उन पर क्या है, ये एग्स को चिपकाए रखते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इनका विकास होता है। और जब इनमें लार्वा विकसित होने वाले होते हैं, लार्वा निकलने वाले होते हैं, तो ये जलाशय में अपने आप को जलाशय में पानी में लेके जाता है और वहाँ पे उन लार्वा को छोड़ देता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें पेरेंटल केयर की जाती है। फिर है डोर्सल पिट, पाइपर टोड ब्रीडिंग पीरियड में फीमेल ब्रीडिंग पीरियड में फीमेल फ्रॉग की कोमल पीठ पर छोटे छोटे पॉकेट या पिट बन जाते हैं जिसमें मेल फर्टिलाइज्ड एग को रख देती है। इन पिट्स में ही अंडों में डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस पूर्ण होता है और यंग वन इन पिट्स से ही बाहर आ जाते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं, देखो इस तरीके के, ये जो इसकी फीमेल बॉडी है, इसकी फीमेल बॉडी के डोर्सल सरफेस पर छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं। फिर इन पिट्स में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग को रखा जाता है। इनमें फर्टिलाइज्ड एग रखे जाते हैं और फिर इन फर्टिलाइज्ड एग का यहाँ पे विकास होता है और फिर यहाँ पे विकास होने के बाद इनका डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस यहीं पे पूर्ण होता है और यहाँ से फिर इन पिट से शिशु होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्रूड पाउच। एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ यूज्ड फॉर ब्रूडिंग, ब्रूडिंग के लिए इनकी बॉडी का कोई भी भाग होता है वो काम में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है, ठीक है, ब्रूड पाउच के रूप में। देखो सबसे पहला अपन वोकल सैक के बारे में पढ़ेंगे। ब्रूड पाउच, वोकल सैक। ब्रूड पाउच के अंदर पहला है वोकल सैक। इसके अंदर राइनोडर्मा डार्विनी, ये एग्जाम्पल है इसका। इसमें मेल अपने कुछ फर्टिलाइज्ड एग को अपने मुंह के अंदर वोकल सैक में हैचिंग होने तक सुरक्षित रखता है और हाइलाबेट्स, ये फीमेल अपने कुछ फर्टिलाइज्ड एग को अपने मुंह के अंदर हैचिंग होने तक सुरक्षित रखती है, ठीक है। ये फीमेल आपको ये जो फ्रॉग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये ब्रूड पाउच। इसमें जो वोकल सैक होता है, ये देखो वोकल सैक है इसका, ये वोकल सैक ब्रूड पाउच के रूप में कार्य करता है और उस वोकल सैक के अंदर ये अपने फर्टिलाइज्ड एग को रखती है। ये एनिमल अपने फर्टिलाइज्ड एग को रखता है। ब्रूड इसमें वोकल सैक है, ये वोकल सैक के अंदर अपने फर्टिलाइज्ड एग को रखता है। फर्टिलाइज्ड एग रखने के बाद में यहीं पे इनका विकास होता है और इनसे लार्वा का विकास होता है, ठीक है। इस तरीके से ये वोकल सैक के थ्रू अपने अंडों और शिशु की देखभाल करता है। फिर स्टोमक होता है, वो ब्रूड पाउच के रूप में वर्क करता है। स्टोमक ब्रूड पाउच के रूप में वर्क करता है। रियोबैक्ट्रिकस सिलस, ये जो फ्रॉग है, ये अपने फर्टिलाइज्ड एग को अपने स्टोमक में पूर्ण विकसित होने तक रखता है। स्टोमक होता है इसका, वो ब्रूड पाउच के रूप में काम करता है। तो स्टोमक में अपने फर्टिलाइज्ड एग को ये रख लेता है और वहाँ पे उन एग्स का पूर्ण विकास होता है, ठीक है। और हैचिंग के लिए जलाशय में पहुँच जाता है। जब इनको पता चल जाता है कि इनमें जो विकास होता है वो पूर्ण हो चुका है, इनसे लार्वा निकलने वाले होते हैं, तो ये क्या हो जाए, पानी में चले जाते हैं, किसी जलाशय में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे गरगिटेट कर उन्हें पानी में छोड़ दिए जाते हैं। गरगिटेट मतलब उल्टी करके,
इनके जो आमाशय होता है, स्टोमक होता है, वहाँ पे ये आमाशय के अंदर या स्टोमक के अंदर ये अंडे रखे गए हैं। इसके अंदर एग, फर्टिलाइज्ड एग को रखा गया था। फिर इन फर्टिलाइज्ड एग का वहाँ पे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद में हैचिंग हुई। हैचिंग के प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर लार्वा निकले। फिर ये जो गार्जिटेट करके उन जो न्यूऑन थे, यंगवन थे, शिशु थे, उनको क्या है, लार्वा थे उनके, वो उनको उल्टी करके बाहर जलाशय में छोड़ देता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें अपने पेरेंटल केयर की प्रोसेस की जाती है। फिर देखो स्पेशल पाउच इन स्किन के ऊपर स्पेशल पाउच का फॉर्मेशन होता है नोटोट्रेमा मार्सुपियम। नोटोट्रेमा मार्सुपियम यह एक न्यू वर्ड मार्सुपियल फ्रॉग कहलाता है। इनके स्किन पर एक विशेष प्रकार का पाउच होता है जो एक छिद्र द्वारा क्लोएका के पास में खुलता है। फर्टिलाइज्ड एग इस पाउच में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहां इनमें टेडपोल लार्वा विकसित होकर बाहर निकल जाते हैं। ये जो मार्सुपियम है, फ्रॉग है, इसकी स्किन पर डोर्सल साइड पर एक क्या पाउच का फॉर्मेशन होता है, पाउच बनता है इसके अंदर। देखो ये पाउच बन रहा है और इस पाउच के अंदर फर्टिलाइज्ड एग को रखा गया है। ये इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग को इसके अंदर रखा गया है, पाउच का फॉर्मेशन। और इस पाउच की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, क्लोएका के पास में एक छिद्र के रूप में इस पाउच की ओपनिंग होती है। और इसी पाउच के अंदर इन एग्स का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ से लार्वा का विकास होता है। और ये डेवलपमेंट लार्वा निकलने के बाद ये किसमें, जलाशय में इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरिंग एग, हाइला जियोल्डी। ये पीठ पर अपने अंडों को रखकर उनकी सुरक्षा करती हैं कैरिंग एग्स के अंदर। ठीक है, फिर है ये देखो इस डायग्राम में ये जो फ्रॉग है अपनी पीठ पर ये क्या है, अपनी एग्स को रख कर यहाँ पे इनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है ओवोविविपैरिटी और विविपैरिटी। सेलामेंडर, डर्मोफिस आदि में फीमेल अपने अंडों को ओविडक्ट में रखती है तथा यहाँ पे पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। ओवोविविपैरिटी का मतलब है, विविपैरिटी का मतलब तो यही है कि इसमें शिशु का जन्म होगा। ओवोविविपैरिटी का मतलब है इसमें विकास तो जो शिशु होते हैं उनका विकास तो अंडों के अंदर ही होगा, लेकिन ये अंडे ओविडक्ट में रखे जाते हैं सुरक्षा के लिए। फीमेल्स अपने ओविडक्ट में रखती है सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनको। ठीक है, वहाँ पे उनका विकास होता है और फिर जब इसके अंदर शिशु का विकास होता है, शिशु बाहर निकलते हैं तो शिशु का जन्म होता है फिर। ठीक है, इस तरीके से ये अपने अंडों की और अपनी शिशु की देखभाल की जाती है, इसके अंदर पेरेंटल केयर की जाती है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग द लार्वी ऑफ पॉन्ड। फाइलोबेट्स या पालोबेट्स, फ्रॉग अपने अंडे जमीन पर नम स्थान में देते हैं। अंडों से लार्वा निकलने के बाद ये लार्वा अपने विशेष प्रकार के चूसक युक्त माउथ के द्वारा पेरेंट्स के शरीर से चिपक जाते हैं। इन्हें पेरेंट्स जलाशय में ले जाकर छोड़ जाते हैं। देखो ये फाइलोबेट्स जो फ्रॉग होते हैं ये ज़मीन पर अंडे देते हैं, ज़मीन पर नम स्थानों पर अंडे देते हैं। और इन अंडों से फिर लार्वा का विकास, लार्वा निकलने के बाद लार्वा निकल आते हैं, लार्वा का विकास हो जाता है। लार्वा का विकास होने के बाद इन लार्वा में विशेष प्रकार के चूसक युक्त माउथ पाया जाता है इनमें, और ये जो इसी माउथ के द्वारा पेरेंट्स के शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक जाने पर ये लार्वा पेरेंट्स के शरीर से चिपक गए। इस डायग्राम में देखो पेरेंट इसका जो पीठ पर ये लार्वा चिपके हुए हैं और फिर ये जो पेरेंट्स है इसको जलाशय में पहुंचा देता है और वहाँ पे आगे का डेवलपमेंट इसके अंदर पूरा होता है। ठीक है, अपना जो लास्ट पॉइंट होगा वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेरेंटल केयर। ठीक है, मेरिट्स देखेंगे। सबसे पहले इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट। पेरेंटल केयर की जाती है तो
जो अंडों और शिशु की जो देखभाल की जाती है पेरेंटल केयर के अंदर, इसके द्वारा इनका जो डेवलपमेंट के जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। पेरेंटल केयर की प्रोसेस के द्वारा इनमें डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट होता है वो प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर है डीमेरिट्स। इनके डीमेरिट्स क्या, मेरिट्स देख लिए, अपने डीमेरिट्स देखते हैं। फिर फर्स्ट है गिव लेस अटेंशन ऑन सेल्फ। जो अडल्ट होते हैं वो खुद की देखभाल पेरेंटल केयर करते करते वो खुद पे ध्यान देना कम कर देते हैं, ठीक है। फिर है सेकेंड है स्ट्रेसफुल पीरियड ऑफ पेरेंट्स। पेरेंटल केयर की प्रोसेस में जो पेरेंट्स होते हैं, अडल्ट होते हैं इनके, वो स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं, स्ट्रेसफुल पीरियड होता है ये पेरेंटल केयर उनके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिक्रीज द टाइम फॉर सेल्फ केयर, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ पेरेंट्स। इनके जो पेरेंट्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जो खुद की देखभाल नहीं खुद की जो देखभाल होती है उनके लिए इनमें टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलने से इनके जो पेरेंट्स होते हैं इनकी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज द सर्वाइवल ऑफ पेरेंट्स। इनमें जो पेरेंट्स का जो जीवन होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर लास्ट स्टेप ना इंक्रीज द नेक्स्ट ब्रीडिंग टाइम। इनका जो ब्रीडिंग टाइम है, अगला जो ब्रीडिंग टाइम है, नेक्स्ट ब्रीडिंग टाइम वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब इनमें पेरेंटल केयर की प्रोसेस होती है एम्फीबियंस में, वो कंप्लीट होती है।